Good morning, students. Today's topic is merits, advantages of retained earning. रिटेन अर्निंग के मेरिट्स क्या हैं, रिटेन अर्निंग्स के एडवांटेजेस क्या हैं। प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि रिटेन अर्निंग्स क्या होती है। तो जब कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न हो जाता है तो कंपनी अपने उस सारे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट न कर उसका कुछ पार्ट अपने पास रिजर्व कर लेती है, और जब हर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट रिजर्व करती है कंपनी तो एक इन फ्यूचर लार्ज अमाउंट बन जाता है जिसको अपन रिटेन अर्निंग बोलते हैं। तो कई कंपनी ऐसी होती है जो जितना प्रॉफिट अर्न करती है उतना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, उनमें से थोड़ा सा सेविंग कर लेती है और अपने एक रिजर्व फंड में उसको कलेक्ट कर लेती है। तो वो जो रिजर्व फंड के अंदर जो पैसा इकट्ठा हो जाता है तो वो कंपनी का रिटेन अर्निंग कहलाता है। अब ऐसे रिटर्न अर्निंग से क्या बेनिफिट होता है, यानी कंपनी के पास जब रिजर्व फंड में पैसा कलेक्ट हो जाता है एक लार्ज अमाउंट के रूप में तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो देखिए, द सोर्स ऑफ फाइनेंस हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स, यानी जब कंपनी के पास रिटेन अर्निंग्स होती है, कंपनी के पास जब रिजर्व फंड पड़ा रहता है तो कंपनी फिर किसी अदर सोर्स पे डिपेंड नहीं होती है, फिर वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती है। तो कंपनी जो है मोस्ट डिपेंडेबल, यानी कंपनी के लिए वो जो रिटेन अर्निंग है वो मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स है, यानी कंपनी पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो जाती है। एज एन इंटरनल सोर्स, अब जो कि रिटर्न अर्निंग जो है वो एक इंटरनल सोर्स होता है कंपनी का। दिस इज मोर डिपेंडेबल देन द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये कंपनी इस पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है एक्सटर्नल सोर्स की अपेक्षा। यानी अपन एक्सटर्नल सोर्स से कंपेयर करें इंटरनल सोर्स तो कंपनी इंटरनल सोर्स पे ज़्यादा डिपेंड होती है, और होना भी चाहिए। जब अपने पास खुद के पास ही पैसा है तो अपन दूसरे सोर्स पे क्यों डिपेंड है। द एक्सटर्नल सोर्स डिपेंड अपॉन द प्रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टर, मार्केट कंडीशन एक्सेट्रा। तो एक्सटर्नल जो सोर्स होते हैं वो डिपेंड रहते हैं किसके ऊपर, इन्वेस्टर्स के ऊपर, मार्केट की कंडीशन के ऊपर। तो सबसे पहला बेनिफिट जो मिलता है कंपनी को वो मिलता है मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स, यानी कंपनी अपने ऊपर डिपेंड रहती है, फिर वो एक्सटर्नल सोर्स पे नहीं रहती। सेकेंड है नो कॉस्ट। Raising of retained earning and its use do not involve any cost to be incurred, as there are no expenses on prospectus, advertising, etc. अब कंपनी के पास रिटर्न अर्निंग सोर्स है, कंपनी के पास रिजर्व फंड में पैसा है, कंपनी को जब भी पैसों की आवश्यकता होती है, कंपनी को जब भी मनी रिक्वायरमेंट हो तो कंपनी क्या करती है, अपने अर्निंग सोर्स को यूज़ कर लेती है। इससे किसी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं आता। जैसे मान लीजिए कोई भी अपन सिक्योरिटी इशू करते हैं तो उसके लिए अपन को प्रोस्पेक्टस तैयार करना पड़ता है, एडवर्टाइजिंग देनी पड़ती है, तो वो एक्सपेंसेस बच गया कंपनी का। तो कंपनी को रिटेन अर्निंग सोर्स यूज़ करने में कोई कॉस्ट नहीं होती है। अगर अपन मान लो किसी एक्सटर्नल सोर्स से पैसा हुआ अरेंजमेंट करते हैं तो उसमें तो कॉस्ट आती है। जैसे डिवेंचर होल्डर से लेंगे तो इंटरेस्ट जाता है जो कि एक एक्सपेंसेस है। इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस तैयार करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है, तो उसका भी पैसा खर्च होता है। बट रिटेन अर्निंग के अंदर किसी प्रकार का पैसा खर्च नहीं होता है, तो नो कॉस्ट। थर्ड है नो फिक्स लायबिलिटीज, यानी रिटेन अर्निंग को यूज करने से कंपनी के ऊपर किसी प्रकार की कोई लायबिलिटीज नहीं होती है, यानी किसी प्रकार का कोई डिविडेंड पे करने का, किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट पे करने का बोधरेशन नहीं होता है। There is no fixed commitment to pay dividend or interest and this source of fund. अगर मान लीजिए अपन डिवेंचर होल्डर से डिवेंचर इशू करके पैसा कलेक्ट करते हैं तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्योंकि कमिटमेंट है। अगर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर इशू करके अपन को क्या करना पड़ता है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ता है क्योंकि कमिटमेंट है। लेकिन रिटेन प्रॉफिट को यूज़ करने के लिए किसी प्रकार का कमिटमेंट नहीं होता है, तो इसलिए कंपनी की कोई फिक्स लायबिलिटीज नहीं होती है। नेक्स्ट, नो इंटरफेरेंस। जब कंपनी रिटेन अर्निंग को यूज़ करती है तो इसमें किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं रहता है, किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं रहती, ना तो शेयर होल्डर्स की रहती है ना किसी आउटर पर्सन की रहती है, क्योंकि कंपनी का सेल्फ कैपिटल है, कंपनी जब चाहे जब इसको यूज़ कर सकती है। तो विद रिटेन अर्निंग देयर इज नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। रिटेन अर्निंग से शेयर होल्डर्स के नंबर्स भी नहीं बढ़ते हैं, यानी जितने शेयर होल्डर उतने ही रहते हैं। शेयर होल्डर्स कब बढ़ते हैं, जब कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है तब।
तो रिटेन अर्निंग को यूज़ करने में नंबर ऑफ शेयर होल्डर इंक्रीज नहीं होते हैं, तो इसलिए रिटेन अर्निंग से किसी प्रकार का कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, किसी प्रकार का कोई अननेसेसरी कंट्रोल नहीं है। तो नो इंटरफेरेंस, नो सिक्योरिटी, कंपनी को किसी प्रकार की सिक्योरिटी रखने की आवश्यकता नहीं होती है, किसी प्रकार के एसेट्स को मॉर्गेज रखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अपन इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो कंपनी को इक्विटी शेयर इशू करने पड़ते हैं, डिवेंचर होल्डर में डिवेंचर इशू करने पड़ते हैं, किसी से हम पैसा उधार लेते हैं तो असेट्स सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। लेकिन चूंकि रिटेन अर्निंग कंपनी का खुद का होता है तो कंपनी को अपना पैसा यूज़ करने में किसी प्रकार की सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती है। तो अनलाइक डिवेंचर्स, नो चार्ज इज क्रिएटेड अगेंस्ट द एसेट्स, द कंपनी इज फ्री टू यूज इट्स एसेट्स फॉर रेजिंग लोन इन फ्यूचर। तो कंपनी को ना तो फ्यूचर में किसी प्रकार के लोन की आवश्यकता पड़ती है, ना एसेट्स रखनी पड़ती है। गुडविल, अब जिस कंपनी के पास रिटेन अर्निंग होती है, जिस कंपनी के पास एक अच्छा खासा सरप्लस फंड रहता है, ऐसी कंपनी की गुडविल बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि ना तो उसको अपने शेयर्स मार्केट में बेचने पड़ रहे हैं और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है, लोन लेना पड़ रहा है। तो ये बेनिफिट है रिटेन अर्निंग से। तो इसलिए हर कंपनी को क्या करना चाहिए? रिटेन अर्निंग्स रखना चाहिए। पूरा का पूरा प्रॉफिट कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। तो क्या क्या प्रॉफिट हैं रिटेन अर्निंग के, एक बार पॉइंट टू पॉइंट देख लीजिए। मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स, कंपनी रिटेन अर्निंग से खुद पूरी तरह डिपेंडेबल हो जाती है। नो कॉस्ट, कंपनी जब रिटेन अर्निंग को यूज करती है तो किसी प्रकार की कॉस्ट नहीं आती है। नो फिक्स लायबिलिटीज, रिटेन अर्निंग को यूज करने से कंपनी की कोई पे करने की लायबिलिटीज नहीं होती है, कोई डिविडेंड पे करने का, कोई इंटरेस्ट पे करने की लायबिलिटी नहीं होती है। नो इंटरफेरेंस, रिटेन अर्निंग को यूज़ करने से किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, ना तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का, ना न्यू शेयर होल्डर्स। नो सिक्योरिटीज, कंपनी को किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। गुडविल, कंपनी की गुडविल इंक्रीज होती है अगर कंपनी के पास अर्निंग प्रॉफिट अच्छा खासा होता है। क्यों? क्योंकि ना तो उसको अपने शेयर्स मार्केट में बेचने पड़ते हैं, ना ही लोन लेना पड़ता है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। ओके, क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें। किसी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर लीजिए। डिपेंडेंट सोर्स में, नो कॉस्ट में, नो फिक्स लायबिलिटीज, नो सिक्योरिटीज, नो इंटरफेरेंस, गुडविल, किसी पॉइंट में कोई समझ में नहीं आ रहा हो भाई, ये चीज़ अपन अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर अपने खुद के पास ही एक अच्छा अमाउंट पड़ा हुआ है, अच्छा कैपिटल पड़ा हुआ है, तो अपने लिए भी है, अपन उसको कहीं पर भी जब खर्च करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो ये अपने ऊपर भी है। कोई कॉस्ट नहीं आएगी, कोई फिक्स लायबिलिटी नहीं किसी देने की, ना कोई सिक्योरिटी रखने की, अपनी खुद की गुडविल बढ़ेगी जब अपने खुद के पास पैसा होगा तो वही चीज़ कंपनी के ऊपर अप्लाई होती है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटेन प्रॉफिट। रिटेन प्रॉफिट के डीमेरिट क्या है? आप देखो, जिसकी मेरिट होती है तो उसकी डीमेरिट भी होती है। अब रिटेन अर्निंग, अगर कंपनी के पास एक अच्छा खासा अमाउंट पड़ा हुआ है फंड के अंदर, अच्छा खासा रिटेन प्रॉफिट है, तो उसकी क्या क्या डीमेरिट होती है? ज़्यादा पैसा होना भी कहते हैं ना आदमी के लिए नुकसानदायक होता है, तो वही चीज़ इसमें है। नंबर 1, केयरलेस यूज, यानी जब आदमी के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, कंपनी के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हो जाता है ना, तो वो केयरलेस हो जाती है और उसको केयरलेस तरीके से यूजेस करना शुरू कर देती है। यही चीज़ कंपनी के अंदर है। द रिटेन अर्निंग आर अवेलेबल इजीली एट नो कॉस्ट। अब अपन जानते हैं रिटेन अर्निंग को यूज़ करने में कोई कॉस्ट नहीं आती है। The management of the company may not always use the retained earning in the best interest of the shareholders. अब कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, जब उस रिटेन अर्निंग को यूज़ करता है तो वो उतना केयर होके नहीं करता है। It may misuse them by investing in unprofitable or undesirable investment proposal. कई बार कंपनी क्या करती है, कंपनी को पैसा दिख ही रहा है तो कंपनी उन पैसों को क्या करती है, ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देती है जो अनप्रॉफिटेबल होता है, जो अनडिजायरेबल होता है। कंपनी की इच्छा नहीं है फिर भी कंपनी इन्वेस्ट कर देती है, कंपनी को लग रहा है कि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है फिर भी कंपनी वहाँ पे इन्वेस्ट कर देती है। तो ये मिस यूज होता है, केयरलेस यूज है ये। तो कई बार जब कंपनी के पास जरूरत से ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो कंपनी उसको केयरलेस तरीके से यूज करने लग जाती है, ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देती है जो अनप्रॉफिटेबल है, जो अनडिजायरेबल है, जो कि नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, डिससेटिस्फेक्शन अमंग शेयर होल्डर्स। कंपनी के अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर ऐसे हैं जो डिससेटिस्फेक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि कंपनी के पास ऑलरेडी इतना पैसा है और फिर भी कंपनी हमें हाई रेट से डिविडेंड नहीं दे रही, तो इस चीज़ को लेके वो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं।
तो लार्ज रिटेन अर्निंग में कज डिससेटिस्फेक्शन अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स। लार्ज जो रिटेन अर्निंग होता है वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के डिससेटिस्फेक्शन का कारण बन जाता है। एज दे डू नॉट रिसीव हाई रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट इज केप्ट असाइड इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। अब उनकी थिंकिंग क्या हो जाती है कि कंपनी के पास इतना सारा सरप्लस प्रॉफिट रखा हुआ है, फिर भी कंपनी हमें हाई रेट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही, तो ये थिंकिंग उनके अंदर नेगेटिव बन लाती है। तो कई बार शेयर होल्डर्स क्या हो जाते हैं, जब कंपनी के पास बहुत सारा अर्निंग प्रॉफिट हो जाता है ना, तो उसको देख के डिससेटिस्फेक्शन होते रहते हैं, ये सोचकर कि कंपनी के पास इतना पैसा है फिर भी कंपनी हमें हाई रेट से डिविडेंड नहीं दे रही है। नेक्स्ट, ओवर कैपिटलाइजेशन। अब लो कैपिटलाइजेशन भी खराब होता है तो ओवर कैपिटलाइजेशन भी कंपनी के लिए खराब होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग रिजल्ट इन इशू ऑफ बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब जब कंपनी के पास बहुत सारा पैसा हो जाता है तो कई इक्विटी शेयर ऐसे होते हैं जो बोनस शेयर्स की डिमांड करने लग जाते हैं कि हमें बोनस शेयर दो। फ्रीक्वेंट कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व में रिजल्ट इन ओवर कैपिटलाइजेशन। तो कई बार ओवर कैपिटलाइजेशन क्या करती है, फ्रीक्वेंट कैपिटलाइजेशन को रिजर्व कर देती है। तो जब कंपनी के पास बहुत ज़्यादा ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो अनलीगल डिमांड करने लग जाते हैं, बोनस शेयर की डिमांड करने लग जाते हैं। इम्बैलेंस ग्रोथ, यानी जब कंपनी के पास सरप्लस फंड होता है तो कंपनी को चाहिए कि वो बैलेंस बनाकर ग्रोथ करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार अपने साथ भी ऐसा हो जाता है, जब अपने पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तो अपन ग्रोथ करना तो चाहते हैं लेकिन सही ढंग से प्रॉपर रूप से ग्रोथ नहीं कर पाते। जहाँ अपन को ग्रोथ करना चाहिए वहाँ अपन पैसा ना लगा के दूसरी जगह लगा देते हैं, तो इम्बैलेंस ग्रोथ। तो when surplus profit are not distributed in the form as dividend, it result in use of profit by the same industries for its further growth and expansion। कई बार जब कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट होता है तो वो उसको डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है और सेम इंडस्ट्रीज के अंदर लिए भी प्रॉफिटेबल नहीं होता। when the surplus profit distributed in the form of dividend, the shareholder may invest the money in other companies resulting in balanced growth of all the companies। कई बार जब सरप्लस प्रॉफिट हो जाता है और कंपनी उस सरप्लस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दे डिविडेंड के रूप में तो शेयर होल्डर्स के पास पैसा आ जाता है, तो वो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, उन पैसों को दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे मेन जो कंपनी है वो सही ढंग से ग्रोथ नहीं कर पाती। तो जब कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट हो तो कंपनी को चाहिए कि वो बैलेंस बनाकर ग्रोथ करे, अपने शेयर होल्डर में भी बैलेंस बनाए और खुद में भी बैलेंस बनाए। तो ये इसके डिसएडवांटेज है, केयरलेस यूज, डिससेटिस्फेक्शन अमंग शेयर होल्डर्स, ओवर कैपिटलाइजेशन और इम्बैलेंस ग्रोथ। तो ये रिटेन अर्निंग वाला टॉपिक अपना क्लियर। कोई डाउट हो तो बोलो, कोई प्रॉब्लम? नो? 6 पॉइंट तो प्रॉफिट के अंदर है, मेरिट्स के अंदर, और 4 पॉइंट डीमेरिट्स के अंदर, तो 10 पॉइंट्स हो गए मानो रिटर्न अर्निंग के, मेरिट्स और डीमेरिट मिला गया। चलिए न्यू टॉपिक देखो, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट GDR, ये भी ओनर्स फंड के पार्ट है। सेकेंड है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट ADR, और तीसरा है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट यानी IDR। 3 टॉपिक है ये, GDR, IDR और ADR। अभी तीनों क्या चीज़ है, ये GDR, ADR और IDR ये तीनों ही सिक्योरिटीज होती है कंपनी की, जैसे इक्विटी शेयर्स होते हैं ना उस तरह से होते हैं। अब GDR की अपन बात करें, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट की, इसके अंदर किसी भी देश की कंपनी GDR को इशू कर सकती है और फंड को रेज कर सकती है। किसी भी देश की कंपनी किसी भी देश को, यानी कोई भी कंट्री GDR को इशू कर सकता है और कोई भी कंट्री GDR को खरीद सकता है और अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट आर इशू अगेंस्ट इशू ऑफ इक्विटी शेयर इन द ग्लोबल। जिस तरह कंपनियां अपने देश में इक्विटी शेयर इशू करती हैं तो उसी तरह GDR है
GDR भी इशू किया जाता है, लेकिन ये ग्लोबल मार्केट में किया जाता है, जबकि इक्विटी शेयर लोकल मार्केट में किया जाता था, ये ग्लोबल मार्केट में आप कर सकते हो। दीज आर इनडायरेक्ट इक्विटी ऑफरिंग, ये इनडायरेक्टली सभी के सामने ऑफर है। द इक्विटी शेयर इशू अगेंस्ट GDR आर हेल्ड बाय एन इंटरनेशनल बैंक कॉल्ड डिपॉजिटरी। अब जो ये GDR इशू किए जाते हैं वो इंटरनेशनल बैंक के थ्रू होते हैं। इंटरनेशनल बैंक क्या करते हैं, GDRs को रखता है जो कि डिपॉजिटरी कहलाता है। जैसे मान लीजिए ब्रिटेन है, अब ब्रिटेन GDR इशू कर रहा है, अब फ्रांस उसके GDR को खरीद रहा है, तो वो GDR कहाँ जमा होंगे, इंटरनेशनल बैंक में जमा होंगे, वहीं पर ही पैसों का ट्रांजेक्शन होगा। कंपनीज इशू डिवाइडेंड नोटिस रिपोर्ट एक्सेट्रा रिगार्डिंग दीज शेयर टू ए बैंक ओनली। अब कोई भी कंपनी जब डिविडेंड इशू करे या नोटिस या रिपोर्ट इशू करे तो उस बैंक, इसी बैंक के द्वारा इशू होंगे वो। दीज शेयर आर कॉल्ड डिपॉजिटरी शेयर। द होल्डर ऑफ दीज शेयर डू नॉट गेट वोटिंग राइट। अब जो व्यक्ति इन GDRs को खरीदता है उसको वोटिंग राइट्स नहीं होता है उस कंपनी पर। द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट बाय दी शेयर इज एन डॉलर। अब इस शेयर को खरीदने पे जब कैपिटल दी जाएगी वो डॉलर के रूप में दिया जाएगा, यानी इंटरनेशनल बैंक जो ट्रांजेक्शन करेगा वो डॉलर में करेगा। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड डॉलर डेनोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन, इसलिए इसको डॉलर डेनोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। द ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द सिटी बैंक इन 1991। सबसे पहला जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट था वो सिटी बैंक था जो कि इंटरनेशनल बैंक है, और ये कब आया, 1990 के अंदर। तो GDR एक सिक्योरिटी होती है जो इक्विटी शेयर के अगेंस्ट इशू की जाती है, और ये कई कंट्रीज के बीच में इशू की जाती है। इंटरनेशनल बैंक के अंदर इसको रखा जाता है जो डिपॉजिटरी कहलाता है, और यही इंटरनेशनल बैंक क्या करता है, डॉलर में मनी का ट्रांसफ़र करता है। जो व्यक्ति या जो भी देश GDR को हायर करता है उसको उस कंपनी के अंदर वोटिंग राइट्स नहीं होता है। इसके बाद आ जाओ अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ADR। एन ADR इज जस्ट लाइक ए GDR। अब जो ADR है वो भी GDR के जैसे ही है, ये भी एक सिक्योरिटी होती है, एक्सेप्ट दैट इट कैन बी इशूड टू ए सिटीजन ऑफ USA ओनली। बस ADR को केवल अमेरिकन सिटीजन के अंदर ही इशू किया जा सकता है, यानी ADR का जो ट्रांजेक्शन होता है वो USA के सिटीजन के पास ही होगा, अदर कंट्री इसको खरीद नहीं सकता, और ना ही ये दूसरे कंट्री के सिटीजन को भेज सकते हैं। ओनली इट कैन बी लिस्टेड इन द US स्टॉक एक्सचेंज, यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी जो रिसिप्ट है ये केवल US स्टॉक एक्सचेंज में ही लिस्टेड है, यानी दूसरे देश के स्टॉक एक्सचेंज में इसका नाम ही नहीं मिलेगा आपको। शेयर इशूड बाय द कंपनी आर हेल्ड बाय एन इंटरनेशनल बैंक कॉल्ड डिपॉजिटरी। अब इसके शेयर भी जो इशू किए जाते हैं ना वो भी इंटरनेशनल बैंक के थ्रू किए जाते हैं, जिसको डिपॉजिटरी कहा जाता है। विच रिसीव डिविडेंड नोटिस एंड रिपोर्ट, वही यही रिपोर्ट नोटिस डिविडेंड सब कुछ ये इशू करता है। ADRs आर सब्जेक्ट टू मच स्ट्रिक्टर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दैट GDR। अब ADR का जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है GDR से, क्योंकि इसके जो ADR स्टॉक एक्सचेंज के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। इसकी एनुअल लीगल हुआ, अकाउंटिंग कॉस्ट को मेंटेन करना हुआ, ये बहुत हायर है GDR से। तो ये अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट है, तो जो कि अमेरिकन के सिटीजन को इशू किया जाता है, जबकि GDR किसी भी देश के सिटीजन को इशू किया जा सकता है। इसके बाद आ जाइए IDR। एन IDR इज आल्सो लाइक GDR। अब IDR भी GDR की तरह नहीं, सब एक जैसे ही IDR, ADR, GDR तीनों सिक्योरिटीज हैं। बस फर्क क्या होता है कि जो GDR होता है वो ऑल वर्ल्ड में इशू कर सकते हैं, ADR केवल अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अमेरिकन के सिटीजन को ही इशू किया जाता है। और जो IDR है, अब IDR को आप इंडियन मार्केट में ही इशू कर सकते हैं, दूसरे मार्केट में इशू नहीं कर सकते। यानी किसी भी देश की कंपनी IDR इशू तो कर सकती है लेकिन वो इंडियन मार्केट में ही करेगी, दूसरे देश के मार्केट में नहीं करेगी। तो इंडियन मार्केट में IDR इशू करके फॉरेन कंपनी क्या कर सकती है, फंड को रेज कर सकती है। तो एन IDR इज आल्सो लाइक GDR एक्सेप्ट दैट इट इज इशूड टू सिटीजन ऑफ इंडिया। थ्रू IDR फॉरेन कंपनीज रेज फंड फ्रॉम इंडियन मार्केट, यानी केवल भारत के लोगों को ही इशू कर सकते हैं IDR।
और वहाँ से पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। द फॉरेन कंपनी आइडियाज विल डिपॉजिट शेयर टू एन इंडियन डिपॉजिटरी। द डिपॉजिटरी इशू रिसीव्ड टू इन्वेस्टर इन इंडिया अगेंस्ट दीज शेयर्स। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वाज द फर्स्ट ग्लोबल कंपनी टू फाइल फॉर एन इशू ऑफ आइडिया इन इंडिया। तो जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है ये पहला ग्लोबल कंपनी थी जिसने आईडीआर भारत में इशू किया। तो आईडीआर एक सिक्योरिटी होती है जो इंडियन मार्केट के अंदर इंडियन सिटीजन को ही इशू किया जाता है। आईडीआर को कोई भी व्यक्ति इशू कर सकता है, फॉरेन कंपनी भी इशू कर सकती है और इंडियन मार्केट से फंड रेज कर सकती है। ये जीडीआर की तरह होता है। तो ये जीडीआर, एडीआर और आईडीआर ये तीनों टॉपिक अपने कंप्लीट। कोई डाउट? ग्लोबल जिस नाम से पता चल रहा है ऑल वर्ल्ड के अंदर चलता है। एडीआर अमेरिकन जो कि अमेरिका के अंदर ही चलेगा। आईडीआर इंडियन जो कि इंडियन के अंदर चलेगा। तीनों सिक्योरिटी होती है, ये तीनों को इशू करके आप पैसा रेज कर सकते हो। क्लियर? तो ये अपना ओनर्स फंड का टॉपिक कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन जो कि कल पढ़ेंगे बोरोड फंड। ठीक है, ओके।